स्टार्ट करते हैं चलें। आज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और इसके साथ ही आपकी पाइथन भी कंप्लीट हो जाएगी। टाइम बचता तो फिर हम इंशाल्लाह नंपाई स्टार्ट करेंगे। सही है। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में समझा था पेरेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरह से चाइल्ड क्लास में कॉल होता है। चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर ना हो तो पेरेंट का कॉल होता है, चाइल्ड का अपना हो तो उसकी वजह से पेरेंट का कॉल नहीं हो पाता। और अगर चाइल्ड के पास ना हो, नहीं क्या था, चाइल्ड के पास हो पेरेंट के पास ना हो तो फिर भी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलता था। इसके अलावा हमने देखा था कि हम सुपर कॉल करके किस तरीके से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि उसकी मदद से हम सॉरी सुपर कीवर्ड की मदद से पेरेंट क्लास के मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं कर सकते थे। सही है। तो ये बहुत डिटेल में डिस्कशन करी थी और मैंने आप लोगों का इसका जो है ना लिंक भी शेयर कर दिया ग्रुप पे इस फाइल का। और अगर आप बोलेंगे इसको डाउनलोड करके देते तो डाउनलोड भी करके आपको दे दूँगा इसको, ठीक है ताकि आप लोग अपनी लोकल उस पर चला लें VS कोड में। खैर आज हम चलते हैं, और आज जो है बहुत बेसिक से टॉपिक्स हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। दो चीज़ें बाकी हैं, दो पिलर्स बाकी हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इनहेरिटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट था ना वो बहुत बेसिक सा बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं इसमें। सबसे पहली है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सही है भाई, जरा इसको देखिएगा। याद दिला दिया करें, चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं मेरे। अच्छा भाई, सिंगल इनहेरिटेंस हमने अभी तक के जो इनहेरिटेंस पढ़ी है ना वो सिंगल इनहेरिटेंस थी। मतलब एक पेरेंट होता था, एक चाइल्ड होता था। हम क्या करते थे, चाइल्ड के अंदर उसी पेरेंट को इनहेरिट कर रहे होते थे, ठीक है। ये सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस थी, ठीक है। अच्छा, मल्टी लेवल में क्या होगा? मल्टी लेवल के अंदर इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या बहुत ज़्यादा? चल जा भाई। शुक्र। अच्छा, मल्टी लेवल समझिएगा। लेट सपोज एक मेरे पास है क्लास, उसका नाम है ए, ठीक है। एक क्लास है, उसको बॉक्स से शो कर रहा हूँ मैं, इसका नाम है ए, सही है। एक दूसरी क्लास है, उसका नाम क्या है? बी, सही है। और एक तीसरी क्लास है, उसका नाम है सी, एंड सो ऑन। हम और क्लासेस भी बना सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि जो ए वाली क्लास है ना उसको कौन इनहेरिट कर रहा है? बी इसको इनहेरिट कर रही है, समझ रहे हैं बात को। और जो बी क्लास है उसको कौन इनहेरिट कर रहा है? उसको क्लास सी इनहेरिट कर रही है, सही है। इनहेरिट किस तरह कर रही होगी? इमेजिन करें ज़रा कि जब हम चाइल्ड क्लास बनाते थे तो हम क्या करते थे, इस तरीके से इनहेरिटेंस करने के लिए इस तरह से हम ब्रैकेट में
ऊपर वाली क्लास का नाम लिख दिया करते थे जो कि पेरेंट क्लास होती थी, सही है। तो क्लास ए सिंपल आपके पास एक क्लास ए होगी, लेकिन क्लास बी जब बना रहे होंगे तो उसके आगे ब्रैकेट में कौन लिखा हुआ होगा, ए, पेरेंट वाली क्लास होगी उसकी, समझ रहे हैं बात को। और जब क्लास सी बनाएंगे तो क्लास सी किसको इनहेरिट कर रही होगी, बी को करेगी, ठीक है। तो क्लास सी के आगे किस तरह ब्रैकेट लिखा होगा, ब्रैकेट के अंदर कौन होगा, सिर्फ बी होगा, सही है। अब सिर्फ बी को इनहेरिट कर रहे हैं हम बाकायदा सी के अंदर, लेकिन सी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ए को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी लेवल है, ठीक है, बहुत सारे इसके लेवल्स हैं, और आप चाहें तो इसकी डी ई जितनी भी क्लासेस बनाना चाहें आप बना सकते हैं, सही है। तो ये इस तरह से इसको समझाया जाता है कि ये ग्रैंड फादर है, ठीक है, या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हो गए सिंपल, और ये चाइल्ड्स हो गए। तो जो फॉर एग्जांपल ग्रैंड पेरेंट्स के जो जायदाद है या जो विरासत है, ठीक है, या जो घर है फॉर एग्जांपल, वो पहले उनके बच्चों का होता है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स बन जाते हैं बाद में। और जब पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसा होता है ना कि वो अपने दादा परदादा के घरों में रह रहे होते हैं, ठीक है, उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब क्या है कि एक्सिस है नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या हमारे पास जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या उनसे भी पहले की जो नस्ल है उनकी चीज़ों का हमें एक्सेस मौजूद होता है, घर हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, इस तरीके से। बात समझ रहे हैं। तो ए जो है बी में इनहेरिट हुआ और बी जो है वो सी में इनहेरिट हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम क्या कर सकते हैं, हम सी के अंदर ए को इनहेरिट नहीं कर रहे सी के अंदर हम ए को इनहेरिट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, सी की मदद से ए वाली चीज़ को, ए के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। अभी छोटी सी एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, पहले बताएं समझ आ गया मल्टी लेवल का, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास हायरार्किकल। कौन सी है, हायरार्किकल। हायरार्किकल में क्या होता है कि आपके पास एक पेरेंट होता है, ठीक है, लेट सपोज ये है हमारे पास ए और इसके चाइल्ड एक से ज़्यादा होंगे। लेट सपोज एक बी क्लास है, वो भी इसकी चाइल्ड क्लास है, मतलब बी ने किसको इनहेरिट किया हुआ है भाई, ए को इनहेरिट किया हुआ है, और सी ने भी किसको इनहेरिट किया हुआ है, ए को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। और एंड सो ऑन, हम बहुत सारी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई डी क्लास भी हो, ठीक है, और उसने भी क्या किया हुआ है, ए को इनहेरिट किया हुआ है। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, क्या हो गया इसको, ये कौन सी है, हायरार्किकल है, ठीक है। और ये वाली हमारे पास कौन सी थी, मल्टी लेवल, सही है। तो हायरार्किकल समझ आ गई कि एक पेरेंट होगा और चाइल्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक पेरेंट और चाइल्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। सिंपल सी अभी एग्जाम्पल लेके भी समझा दूंगा, ठीक है। बस ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट जो आपको माइंड में रखना है। अच्छा, उसके बाद कौन सी थी, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मल्टीपल क्या है हमारे पास, मल्टीपल जो है ना वो आपकी हायरार्किकल की अपोजिट है। हायरार्किकल की क्या है, वो अपोजिट है इनहेरिटेंस। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, हायरार्किकल की अपोजिट है, मतलब एक से क्या होंगे, एक से ज़्यादा पेरेंट्स होंगे हमारे पास। लेट सपोज एक क्लास है ए और दूसरी क्लास है बी, ठीक है, लेकिन इन दो को कौन इनहेरिट कर रहा है, एक थर्ड क्लास है सी जो कि इनको इनहेरिट कर रही है, ठीक है। अब ये कैसे करेगी, हमने तो अभी तक सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा था कि भाई हम क्या करते हैं, अगर ए क्लास मेरी पेरेंट है, बी क्लास चाइल्ड क्लास है, तो बी क्या आगे मैं ब्रैकेट बना के ए को लिख दिया करता था, सही है। लेकिन अब तो एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो गए, ठीक है। सॉरी, क्लास ए भी हो क्लास बी भी है, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, सिंपल है। जब हम क्लास सी बना रहे होगे तो क्या करेंगे भाई, सिर्फ क्लास सी जब लिखेंगे तो नीचे लिख रहा हूँ मैं, सी के आगे क्या करेंगे, ब्रैकेट बना के हम किसको इनहेरिट करते थे, ए को करते थे ना। तो लेट सपोज मैंने अभी भी ए ही लिखा,
लेकिन ए के बाद मैं क्या करूँगा, बी भी लगा दूंगा, कॉमा करके बी लिख दूंगा, बस खत्म। अब उस दोनों को इनहेरिट कर लेगा वो, समझ रहे हैं बात को। तो अब चाइल्ड जो है वो सिर्फ ए को एक्सेस नहीं कर सकता, बी को भी कर सकता है, सही है। ए के एट्रीब्यूट्स ए के मेथड्स, बी के एट्रीब्यूट्स बी के मेथड्स, सबको क्या कर सकता है ये, एक्सेस कर सकता है, सही है। तो क्या नाम हुआ इसका, हाँ भाई क्या नाम हुआ इसका, मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल और मल्टी लेवल में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है। तो ये हमारे पास मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ना पाइथन में सपोर्टेड है, पाइथन के अलावा जेएस के अंदर इसको सपोर्ट नहीं किया था, मतलब ये चलती नहीं है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी देखते हैं क्यों नहीं चलती, अभी एक आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा अब हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड इसका मिक्सचर होगी। हाइब्रिड हमारे पास क्या लिखा है मैंने, हाइब्रिड इनहेरिटेंस लिखा है ना, ये क्या होगी, मिक्सचर, मतलब उसमें मल्टी लेवल भी होगी हमारे पास, हायरार्किकल भी हो सकती है और वो मल्टीपल भी हो सकती है, सही है। किस तरह से बनेगी, फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेता हूँ मैं, सही है। ज़रा समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर कि मेरे पास ए एक पेरेंट क्लास है, उसको कौन कौन इनहेरिट कर रहा है, बी और सी इनहेरिट कर रहे हैं, सही है। तो कौन सी हो गई ये, कौन सी इनहेरिटेंस हो गई, कौन सी इनहेरिटेंस की टाइप हो गई, हायरार्किकल हो गई, सही है। एक पेरेंट है और चिल्ड्रन अगर एक से ज़्यादा हैं या चाइल्ड क्लासेस अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर ये कौन सी इनहेरिटेंस बनती है, हायरार्किकल बनती है, सही है। लेकिन ज़रा गौर से देखें, बी और सी दोनों अभी क्या थे, दोनों अभी तक के चाइल्ड थे, लेकिन डी क्या कर रहा है, उन बी और सी को इनहेरिट कर रहा है, डी क्लास क्या कर रही है, बी और सी को इनहेरिट कर रही है, सही है। तो कौन सी इनहेरिटेंस बन गई है, ये मल्टीपल बन गई, समझ रहे हैं। तो मिक्स होकर जब आपको इनहेरिटेंस मिल रही होगी ना तो क्या होती है आपकी, वो हाइब्रिड कहलाती है। मतलब इसका कोई इस प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बहुत सारे केसेस बन सकते हैं इसके। लेट सपोज एक केस मैंने आपको ये दिखाया, एक केस ये भी हो सकता था कि ये जो है ना ए क्लास, लेट सपोज एक क्लास है जी, उसको इनहेरिट कर रही है, सही है। तो ये सिंपल इनहेरिटेंस हो गई, सिंपल इनहेरिटेंस या सिंगल इनहेरिटेंस हो गई कि भाई सिर्फ जी हमारे पास ए में इनहेरिट हो रहा है और फिर ए आगे फर्दर इनहेरिट हो रहा है दूसरी क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो ये जो हाइब्रिड है ना, ये मतलब डिफरेंट इसके सिनेरियोज बन सकते हैं, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है। पहले बताएं, इतना समझ आ रहा है। तो सिंगल में बिल्कुल सिंगल इनहेरिटेंस होगी कि एक पेरेंट एक चाइल्ड में इनहेरिट हो रहा है। मल्टी लेवल में बहुत सारे लेवल्स होंगे, ए बी सी, ठीक है। और हायरार्किकल के अंदर क्या होगा कि हमारे पास जी क्या था, हाँ पेरेंट एक था और पेरेंट एक था, चाइल्ड एक से ज़्यादा थे, सही है। मल्टीपल में क्या हुआ कि एक से ज़्यादा पेरेंट्स और चाइल्ड एक, सही है। और हाइब्रिड में मिक्स आ गया, ठीक है। अच्छा इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से हम, ताकि आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल समझ आ जाए, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, अगर मैं आपको यहीं पे दिखा दूं, चलिए मैं कॉपी कर ही लेता हूँ इसको। ज़रा देखिएगा भाई, एक फ़ोन की क्लास है मेरे पास, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर एक मेथड मौजूद है बाय करके और दूसरा मेथड है डिस्प्ले करके, सही है। फिर हमने एक स्मार्टफोन की क्लास बनाई, उसमें अपने फर्दर एट्रीब्यूट्स और मेथड लिखा हुआ है। लेट सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सिंपल रखता हूँ इसको, बस पास लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ फ़ोन को हमने इनहेरिट किया किसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर। तो अगर मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अगर मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ एस इक्वल्स टू स्मार्टफोन, और क्या क्या मुझसे मांग रहा है ये बता दे भाई, प्राइस ब्रांड कैमरा बोलेगा मुझे, अच्छा ये नीचे आ रहा है, सॉरी। प्राइस लेट सपोज 98,000,
ब्रांड ओप्पो, ठीक है, और कैमरा लेट सपोज 36 या XYZ कुछ भी, सही है। तो सिंपल सा है, ये क्या है, सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस है जिसमें बस एक पेरेंट चाइल्ड का इनहेरिट हुआ। अब अगर मैं एस नोट करूँगा तो आपको पता है कि भाई हम ऊपर वाले नॉन प्राइवेट मेथड्स और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट सबको एक्सेस कर सकते हैं, सही है। तो आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, बात समझ आ रही है। अच्छा सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड हमारी कौन सी थी, मल्टी लेवल। अच्छा मल्टी लेवल में क्या है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ फिर समझाता हूँ। अच्छा भाई जरा देखिएगा, एक मैंने प्रोडक्ट के नाम से क्लास बनाई सिंपल, उसमें मेथड बना दिया, सही है। अच्छा एक बात ज़रा बताएं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है मेरे पास, इस प्रोडक्ट क्लास में नहीं है, तो क्या वाकई में ही नहीं है, जैसे हमने लिखा नहीं है, क्या चक्कर है, लिखा नहीं है तो एग्जिस्ट करता ही नहीं करता। हाँ भाई बताएं जल्दी से, कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट क्लास के अंदर, तो दोबारा सॉरी, नहीं इसका प्रोडक्ट क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर वैसे है या नहीं है, अभी नहीं है, सही है। लेकिन याद रखिएगा कि भले हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखें उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो अलग बात है, ओवरराइड हो जाएगा क्योंकि हमने नीचे बताया हुआ है, नीचे हमने क्या किया हुआ, कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, सही है। तो हो सकता है उसका कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो जाए इस वाले कंस्ट्रक्टर की वजह से, लेकिन हर क्लास में हम कंस्ट्रक्टर लिखें या ना लिखें वो हमेशा मौजूद होता है और कॉल भी होता है, ठीक है, अनलेस कि हमने उसको ओवरराइड ना किया हो, समझ आ रही है। ओवरराइड किया हो तो फिर जाहिर सी बात है उसमें वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। खैर तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को किस पे इनहेरिट किया, फ़ोन के अंदर, देख रहे हैं और फिर फ़ोन क्लास को किस पे इनहेरिट कर लिया, फ़ोन क्लास को मैंने स्मार्टफोन के अंदर, सही है। अब दोबारा क्या करता हूँ, मैं स्मार्टफोन का ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, सही है। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसी चीज़ का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अब जरा समझिएगा, एस जो है वो थर्ड नंबर पर आ रही है क्लास, तो हम एस की मदद से मैंने क्या कहा था, इस जो सबसे ऊपर वाली क्लास है ना, फर्स्ट वाली क्लास, इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल तो मेथड को एक्सेस करेंगे, तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट, तो देखिए आपको रिव्यू का मिल रहा है, रिव्यू मेथड मिल रहा है यहाँ पर, सही है। और रिव्यू एक्चुअली कहाँ पर मौजूद है, वो हमारे पास सबसे ऊपर वाली पेरेंट क्लास में मौजूद है, पेरेंट की भी पेरेंट में मौजूद है या ग्रैंड पेरेंट में मौजूद है, सही है। तो हम क्या कर पा रहे हैं, उसका मेथड एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा उसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि भाई बाई को एक्सेस करूँ तो बाई को भी एक्सेस में कर सकता हूँ, सही है। मैं इसको पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, तो प्रोडक्ट इज फाइन आ गया जो मैंने मैसेज लिखाया था। और अगर एस डॉट बाई करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जो स्मार्टफोन क्लास की पेरेंट है उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ। आ रही है समझ, ठीक है। अच्छा थर्ड हमारे पास है हायरार्किकल।
अच्छा भाई ज़रा इसको देखिएगा, मेरे पास फ़ोन एक मेन क्लास है, पेरेंट क्लास है, सही है, उसमें कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, मेथड भी मौजूद है। अब क्या हुआ, मैंने स्मार्टफोन एक क्लास बनाई, एक चाइल्ड क्लास बनाई, उसमें किसको इनहेरिट किया भाई, मैंने फ़ोन को इनहेरिट कर लिया, सही है। और ऑफकोर्स इसके नीचे हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि हम जब समझ रहे हैं कि कितने टाइप्स की इनहेरिटेंस होती है तो अभी हम नहीं लिख रहे, वरना हम प्रॉपर यहाँ पे कोड लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर कोड लिखना होता है हमें, सही है। अब चूँकि कोड हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, लॉजिक कोई भी नहीं अभी नहीं है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पास कर देंगे तो हमारी क्लास फिर भी बन जाएगी, सही है। तो मैंने क्या किया, स्मार्टफोन के अंदर भी फ़ोन को इनहेरिट कर लिया और फीचर फ़ोन में भी किसको इनहेरिट किया, फ़ोन को। और देख रहे हैं दोनों के अंदर फ़ोन की क्लास इनहेरिट हो रही है, सही है। तो अगर आप लोग इमेजिन करें क्या हो रहा है सॉरी, एक पेरेंट है फ़ोन करके, ठीक है, एक मेरे पास बी क्लास मतलब स्मार्टफोन की क्लास, वो क्या कर रही है, उस फ़ोन को इनहेरिट कर रही है। एक दूसरी क्लास है फीचर क्लास, ठीक है, जिसको हमने सी बोला हुआ है, इट्स एक्चुअली कौन सी है, वो फीचर फ़ोन की क्लास है, वो भी क्या कर रही है, उस फ़ोन की क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो एक पेरेंट लेकिन एक से ज़्यादा चाइल्ड्स, ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, हायरार्किकल बोलेंगे, सही है। तो भले मैं अब स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊँ या फीचर फ़ोन का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बना के देखते हैं, लेट सपोज मैं अगेन यही चीज़ उठाता हूँ और मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फीचर फ़ोन के लिए, एफ लिख लेता हूँ, ठीक है, एफ इक्वल्स टू, और क्लास का नाम लिखूंगा ना भाई, मैं चाइल्ड क्लास के लिए क्या करूँगा, मैं चाइल्ड क्लास का नाम लिखूंगा, क्या नाम है उसका, फीचर फ़ोन, और इसमें मुझे ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। तो लेट सपोज मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, लेट से मैं इसको बोल देता हूँ 80 और सही है भाई। तो हमने क्या किया, दो क्लासेस के दो ऑब्जेक्ट बना लिए, चाइल्ड क्लासेस के दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अब जरा देखिएगा पेरेंट क्लास में क्या मौजूद है मेरे पास, ये तीन एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं और ये एक मेथड मौजूद है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स और ये मेथड मुझे दोनों क्लासेस से मिलने चाहिए, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट से मिलने चाहिए। तो लेट सपोज अगर मैं एफ लिखता हूँ, एफ डॉट करता हूँ, तो ज़रा देखें ब्रांड, कैमरा, प्राइस, तीनों एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं और मेथड भी मिल रहे हैं, बाय और रिव्यू। असल में रिव्यू जो है ना ऊपर वाली क्लास से आ रही है, ठीक है। रिव्यू क्यों दिखा रहा है वैसे यार, दिखाना तो नहीं चाहिए था इसको, रिव्यू तो हमने यहाँ बनाया था मल्टी लेवल के अंदर, और एफ को एक्सेस कर रहे हैं अभी। अच्छा चला के देखते हैं, फटना चाहिए फिर इसको, प्रोडक्ट इज फाइन। अच्छा इसको एग्जीक्यूट किया है मैंने वैसे सही से, अच्छा मेरे ख्याल में शायद ये हो रहा है यहाँ पर कि हमने ऊपर वाली जो क्लास है ना, ज़रा इसको समझिएगा, प्रोडक्ट थी ना क्लास, इसको हमने किस में इनहेरिट किया था, फ़ोन में इनहेरिट किया था। तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा, फ़ोन के अंदर किसको इनहेरिट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को। इस वजह से दे रहा है हमें रिव्यू, जो दे रहा है वो किस वजह से दे रहा है, इसकी वजह से दे रहा है ये। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा तो अभी ज़रा देखिएगा, अभी आपको दिखाया मैंने रिव्यू को मैं एक्सेस कर पा रहा था ना, वो असल में इसी वजह से था, मैंने इसके आगे वो लिखा हुआ था। अब ये देखिए मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ और अब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा ना तो अब मुझे ये एरर दे देगा कि फीचर फ़ोन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिव्यू। समझ आ रही है। तो असल में मैं मिस्टेकली क्या कर रहा था, प्रोडक्ट को भी इनहेरिट कर रहा था, हालांकि उसको नहीं करना, वो हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थी। अभी मैं समझा रहा हूँ आपको हायरार्किकल। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने क्लास फीचर फ़ोन के ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के तमाम एट्रीब्यूट्स और ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर लिया। सिमिलरली अगर मैं स्मार्टफोन की क्लास बनाता हूँ, जैसे मैंने एस बनाई हुई है तो मैं इस एस की मदद से भी क्या कर सकता हूँ भाई, उन तमाम एट्रीब्यूट्स, प्राइस, ब्रांड, कैमरा और बाय वाले मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। समझ रहे हैं बात को। ये कौन सी हो गई, हायरार्किकल हो गई। पक्का क्लियर हो गई। हाँ भाई समझ आ रही है नहीं आ रही। सेकंड रो, हाँ भाई एहसन, अब्दुल रहमान, सुफियान, अल्हम्दुलिल्लाह।
सही है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास थी मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, हायरार्किकल का क्या है, अपोजिट सिनेरियो है। ठीक है, तो अगेन मैं ज़रा इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या देखा था हमने कि पेरेंट्स एक से ज़्यादा होंगे और चाइल्ड एक होगा। सही है, तो लेट सपोज अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ प्रोडक्ट क्लास को और लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो एक पेरेंट हमारे पास कौन सा है, प्रोडक्ट क्लास है। दूसरा पेरेंट कौन सा है, फ़ोन क्लास है। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्मार्टफोन के अंदर दोनों को इनहेरिट करता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट को भी और फ़ोन को भी। तो लेट्स सपोज पहले मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट और फिर लिखता हूँ फ़ोन। समझ रहे हैं बात को। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर कौन मौजूद है, रिव्यू मौजूद है, रिव्यू वाला मेथड मौजूद है, और फ़ोन में कौन मौजूद है, बाय का मेथड मौजूद है। तो टेक्निकली जब मैं स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं इस ऑब्जेक्ट की मदद से फ़ोन क्लास को भी और प्रोडक्ट क्लास को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, करके देखते हैं इसको। एग्जीक्यूट किया, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहीं से उठा लेता हूँ मैं इसको। सही है भाई, इसका क्या किया, इसको हमने एग्जीक्यूट कर लिया। सही है, अब जरा समझिएगा, जब मैं एस डॉट दबाऊंगा तो क्या मिल रहा है मुझे, रिव्यू मिल रहा है। ठीक है, रिव्यू मिल रहा है। अच्छा, रिव्यू वैसे कहाँ पर मौजूद है हमारे पास, प्रोडक्ट क्लास के अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, प्रोडक्ट क्लास के अंदर मौजूद है। और फ़ोन के अंदर कौन सा मेथड मौजूद है, बाय का मेथड मौजूद है। तो ज़रा देखें, जब मैं एस डॉट कर रहा हूँ तो मुझे बाय का मेथड मिल रहा है और रिव्यू भी मेथड मिल रहा है, और ये तीनों एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं किसके, इसके, इस वाली पेरेंट क्लास के। सही है, समझ रहे थोड़ा सा बात को। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट ए वाली क्लास, ये एक पेरेंट हुआ, फ़ोन दूसरा पेरेंट हुआ, और इन दोनों को कौन इनहेरिट कर रहा है, एक चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है जिसका हमने क्या नाम रखा है, स्मार्टफोन रखा है। समझ रहे बात को। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, स्मार्टफोन की मदद से मैं इस पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता हूँ, और इसी स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस वाले पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता हूँ। सही है, अगेन ये पाइथन सपोर्ट करता है लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है। अब क्या मसला आता है, अभी हम चलते हैं आगे। बस ये क्लियर है। ठीक है, और हाइब्रिड मैंने कहा इसके डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, कुछ भी इसके सिनेरियोज हम मतलब मेंशन कर सकते हैं। सही है, तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड को ज़रा आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा कि किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, हाइब्रिड वाली क्लास को। अच्छा, अब जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, उसमें एक मसला आता है। मैं पहले करके दिखाता हूँ और आप लोगों से पूछता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि मसला क्या है और क्या उसका हल है।
चलें भाई ज़रा यहाँ देखें, पेरेंट क्लास कौन सी मेरे पास, फ़ोन है, ठीक है। अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, डायमंड प्रॉब्लम। अब जरा समझिएगा, फ़ोन मेरे पास क्या है, एक पेरेंट क्लास है और इसमें मेथड क्या मौजूद है, बाय, क्या लिखा हुआ है, बाय, ये मेथड है ना मेरे पास। डंडर में कंस्ट्रक्टर भी है, डंडर मेथड भी है मतलब, लेकिन अभी उससे मुझे समझाना नहीं है, मतलब मुझे आपको बाय समझाना है। और बाय के मैसेज अंदर मैसेज क्या लिखा हुआ है, बाइंग अ फ़ोन, चूँकि फ़ोन की क्लास में लिखा हुआ है तो इसलिए बाइंग अ फ़ोन लिखा हुआ है। अच्छा एक और क्लास है जिसका नाम प्रोडक्ट है, सही है, और मेरे पास इस क्लास में भी बाय का मेथड है, स्पेलिंग वाला आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और इसके मैसेज में क्या लिखा हुआ, बाइंग अ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट क्लास के अंदर है तो मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, सही है। अच्छा अब ये दो पेरेंट होगा, एक फ़ोन एक प्रोडक्ट, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर जो बात हो रही है, एक पेरेंट है मेरे पास फ़ोन, दूसरा पेरेंट है प्रोडक्ट। अब इन दोनों को इनहेरिट करूँगा किसमें, एक चाइल्ड क्लास के अंदर, सही है, जिसका नाम क्या है, स्मार्टफोन है। तो मैंने क्या किया, वही फ़ोन लिखा, प्रोडक्ट लिख लिया, दोनों को इनहेरिट करना है ना। अभी मैंने ऊपर बताया था, देखें ये रहा प्रोडक्ट और फ़ोन, हम दोनों को इनहेरिट कर सकते हैं, सही है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल है। तो डायमंड प्रॉब्लम भी मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर ही आती है। अब ज़रा समझिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और स्मार्टफोन का क्या करूँगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, चूँकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर हमने एक क्लास को दूसरे में इनहेरिट कर लिया, दूसरी को तीसरी में इनहेरिट कर लिया, तीसरी को चौथी में इनहेरिट कर लिया, तो हम सबके ऑब्जेक्ट्स नहीं बताएंगे, हम सिर्फ सबसे लास्ट वाली क्लास का जो चाइल्ड हमारी क्लास होगी बस उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, भले ऊपर 100 क्लासेस मौजूद हों सबको हम एक्सेस कर सकते हैं, सही है। तो हम सबके ऑब्जेक्ट्स ही बनाते, सिर्फ सबसे लास्ट वाली चाइल्ड क्लास के सबसे लास्ट वाली चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी मदद से सारे की सारी ऊपर क्लासेस को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने स्मार्टफोन का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, यही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ओप्पो की, यहाँ मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल आईफोन या एप्पल, कुछ भी, सही है। अच्छा भाई अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। मैं लिखता हूँ s.by, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई मुझे बाय तो प्रिंट करके दे दो, सही है। ये समझ आ रही है बात। अगर ये चाइल्ड है आपका, अगर ये आपका चाइल्ड है और आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये क्या कर सकता है, ये प्रोडक्ट क्लास को भी एक्सेस कर सकता है और फ़ोन क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो ज़रा मुझे बताइएगा, जब मैं लिखता हूँ s.by तो पाइथन कौन सा वाला मैसेज प्रिंट करके देगा मुझे, बाइंग अ फ़ोन या बाइंग अ प्रोडक्ट? हाँ भाई बाइंग अ फ़ोन है और बाइंग अ प्रोडक्ट, बाइंग अ फ़ोन करेगा, देखते हैं। हाँ भाई अनीक, बाइंग अ फ़ोन या बाइंग अ प्रोडक्ट, जल्दी जल्दी बताएं। क्वेश्चन समझ आ गया, पहले मेरा क्वेश्चन समझ आया? क्यों, कहाँ थी कंसंट्रेशन भाई? मैंने इसको क्या किया, फ़ोन की क्लास को स्मार्टफोन में इनहेरिट किया और इसी तरीके से प्रोडक्ट को भी मैंने किस में इनहेरिट किया, स्मार्टफोन में इनहेरिट कर लिया। अब दोनों ही पेरेंट के पास, दो पेरेंट होगा ना, एक प्रोडक्ट हो गया एक फ़ोन हो गया, दोनों ही पेरेंट के पास बाय का मेथड मौजूद है। मैंने क्या किया, स्मार्टफोन का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैं बोल रहा हूँ s.by। अब ये बाय तो दोनों में मौजूद है, प्रोडक्ट में भी मौजूद है और क्लास फ़ोन में भी मौजूद है। तो सवाल ये है कि कौन सा वाला मैसेज प्रिंट होगा? जी भाई दोनों प्रिंट होंगे। हाँ भैया अलियान, बाइंग अ प्रोडक्ट। अच्छा और बताएं पीछे वाले अवेश, प्रोडक्ट। अच्छा और बताएं अरसला एहसन, प्रोडक्ट। हाँ भाई राबियान कौन सा प्रिंट होगा? बाइंग अ फोन, सही है भाई, दो बच्चों के आंसर सही है। अगर देखिए समझिएगा होता क्या है, समझिएगा इस चीज़ को, जब समझिएगा यार इसको, ये असल में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो है ना एक एल्गोरिदम यहाँ पे चलता है MRO करके, मैं उसका नाम भूल गया, पूरी फॉर्म क्या होती है अभी सर्च कर लेते हैं इंटरनेट पे। MRO करके चलता है, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है, पहले आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि दो सेम नाम के मेथड्स हैं, एक पेरेंट में
और बिल्कुल सेम नाम का मेथड दूसरे पेरेंट में मौजूद है, सही है। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर ये आती है कि भाई कौन सा वाला बाय वाला पेरेंट, कौन सा वाला मेथड प्रिंट होगा, एक लेफ्ट वाला पेरेंट या राइट वाला पेरेंट, कौन सा पेरेंट का बाय मेथड प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब ज़रा समझिएगा, दो बच्चों ने सही आंसर दिया, उसकी लॉजिक क्या है समझिएगा इस चीज़ को, बहुत सिंपल सी लॉजिक है। पाइथन पता है इसको किस तरह हैंडल करता है। पाइथन बोलता है कि भाई आपने जब दो क्लासेस को इनहेरिट किया, प्रोडक्ट को हमने इनहेरिट किया, सही है, फ़ोन को भी हमने इनहेरिट किया, कहाँ पर किया, स्मार्टफोन के अंदर किया, सही है। अब ज़रा समझिएगा होगा क्या, आप इनहेरिट करते हुए जिस क्लास को पहले लिखेंगे, आप इनहेरिट करते हुए जिस क्लास को पहले लिखेंगे, पाइथन उसी का मेथड आपको एग्जीक्यूट करके दे देगा। समझ रहे बात को। तो मैंने क्या लिखा, मैंने पहले फ़ोन क्लास को लिखा ना, सही है, फ़ोन क्लास यहाँ पर आ गई मेरे पास, और फ़ोन क्लास में बाय का मेथड मौजूद है। प्रोडक्ट क्लास भी है, उसमें भी बाय का मेथड है, लेकिन वो कहाँ पर है, वो सेकंड नंबर में मौजूद है, सही है। तो इसकी वजह से पाइथन क्या करेगा, अब प्रायोरिटी देगा, ठीक है। किसको प्रायोरिटी मिलेगी, फर्स्ट फ़ोन क्लास को मिलेगी, क्योंकि हमने उसको पहले लिखा है। तो पाइथन फ़ोन क्लास में जाकर उसके बाय के मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो टेक्निकली हमें क्या मिलना चाहिए, बाइंगा फ़ोन मिलना चाहिए। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो क्या दिखा रहा है भाई, बाइंगा फ़ोन, सही है। अब आप ये बोल सकते हैं अच्छा भाई अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, फ़ोन बाद में प्रोडक्ट पहले, तो फिर क्या होगा, हाँ भाई बाइंगा प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर पाइथन इस वाले को पहले देखेगा, इसका मैसेज प्रिंट कर देगा, हाँ उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देगा पाइथन, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा और उसका मेथड एग्जीक्यूट कर देगा, सही है। और ये जो मतलब ये जो एल्गोरिथम मतलब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसमें कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा प्रिंट करना है भाई। आपके पास दो दो तीन तीन पेरेंट्स अगर फॉर एग्जांपल, और तीनों के अंदर सेम नाम का मेथड मौजूद है, तो जब आप उस मेथड को कॉल करेंगे, चाइल्ड की क्लास बना के उस मेथड को कॉल करना चाहेंगे, अब वो कंफ्यूज हो, मेथड यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो कौन से मेथड को कॉल करें। तो जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ नहीं चलती, जो मेरी रिसर्च है, मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया वैसे, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे ये एल्गोरिथम मौजूद नहीं है। तो पाइथन ने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया, MRO एक एल्गोरिथम का नाम है, उसकी वजह से इसको किया। सर्च कर लेते हैं। अच्छा भाई, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर कहलाता है। MRO क्या है हमारा, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर है ये, ठीक है। ये जो चीज़ मतलब जो पाइथन ने इसको जिस तरह से सॉल्व किया, इसका नाम क्या है, MRO मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। मारो नहीं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ो, अच्छा पढ़ो अच्छा कमाओ। अच्छा भाई ये समझ आ गई, मसला तो नहीं है इसमें। कल मेरा कोडिंग नाइट में जाना हुआ, 15-15 साल के लड़के अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, अपनी एजेंसी रन कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, इन्वायरमेंट से जुड़े हैं वो, नेटवर्किंग इन्वायरमेंट, उनका माइंड है पैसे कमाने का। 3 लड़कों से मिला हूँ, एक लड़का तो शायद अभी 9th क्लास में। इन्वेस्टमेंट किस तरह की होनी चाहिए आप मुझे बताएं ना, आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं ना, तो हाँ तो फ्रीलांसिंग है, लेकिन उसने अपनी पूरी टीम बना के रखी हुई है, प्रोजेक्ट्स पकड़ के उन टीम से करवाता है। प्रोजेक्ट पकड़ने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ईमेल मार्केटिंग कर रहा है वो, बकौल उस बंदे के कि एक्सपो सेंटर में जब लगती है ना, मतलब सारे कोई इवेंट हो रहा है, हाँ उसकी भी लगी थी, तो बकौल उसके मतलब हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी थी। कोई बोल रहा है मैं ईमेल्स करता हूँ क्लाइंट्स को, कोई बोल रहा है कि मैं अपनी एजेंसी के एड्स रन करता हूँ, ठीक है, कोई बोल रहा है कि मैं मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो कोई बोल रहा है मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाता हूँ अपनी प्रोडक्ट की, मतलब अपनी ब्रांड की या एजेंसी की। एक बंदे की मुझे सबसे अच्छी लगी, उसने कहा मैं सबसे पहले मैं पैसा खर्च ही नहीं करता, बस हम जो है ना 4-5 बंदे टीम बना ली हम लोगों ने, और हर कोई ना एक स्पेशलिस्ट है किसी एक फील्ड के अंदर, किसी को अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, किसी को वेब मोबाइल डेवलपमेंट आती है, तो कोई कुछ कर सकता है, पूरी टीम बन गई। अब क्या है, वो बोलना मैं एक्सपो सेंटर में गया, जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं ना उनको आगे मैं मैसेज कन्वे करता हूँ, भाई हमारी इस तरह की एजेंसी है, हम ये जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं,
अगर आपको जो है वेबसाइट बनवानी हो, हमसे कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज लेनी हो, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए फ्री में सर्विस देंगे, ताकि आप मुतमईन हो सकें कि हमारे काम किस तरह का है, समझ रहे हैं। और इस तरह बोल रहे हाँ बिल्कुल। अब बोल रहे इस तरह इतने क्लाइंट्स उसको मिले माशाल्लाह से कि अच्छी अर्निंग उसकी हो रही है। और अनीक की उम्र का होगा, अनीक आपकी उम्र कितनी है? 13 साल ना, हाँ इतनी ही, मतलब हाइट वगैरह इतनी। और मतलब किस चीज़ का मतलब? जैसे भी आप बता रहे हैं ना, हाँ तो काम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें, इस तरीके से प्रैक्टिकली कर भी दें। चलें इसको देखते हैं हम, ठीक है। जब भी आपको सहूलियत हो। हाँ इसको करते हैं हम, लेकिन ये कि भाई माइंड अपना चेंज करें। जॉब सही है एक हद तक, शुरू एक्सपीरियंस आपको लेने के लिए सही है, 1 साल 1.5 साल 2 साल, लेकिन आप अपना काम करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, वो पूरा साल का पैसा आप 1 महीने में भी कमा सकते होंगे। फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, एक्सपीरियंस के लिए जॉब करना। हाँ अपने काम में बहुत। अब वो लड़का जो है वो, मैं बता रहा हूँ ना, छोटा सा लड़का है। अब वो अफजल चामडिया और ये बड़े बड़े जो लोग हैं, वो उस लड़के से इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब बड़े हैं, अफजल चामडिया का आपका नाम सुनाओ, और सैलानी के बड़े मौलाना बशीर फारूकी साहब हो गए, दूसरे हो गए, बड़े बड़े गेस्ट आए हुए थे। तो इतने से बच्चों से इंटरव्यू लेने कि अच्छा आप मतलब क्या रन करते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉपर उसने सारी अपनी स्ट्रेटजी बताई है। सही है। और देखें टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम वर्क नहीं है ना, एक बंदा सब कुछ नहीं कर सकता। अगर एक बंदा क्लाइंट हैंडलिंग करे तो बाकी बंदे फिर सारी दूसरी चीज़ें कर रहे होंगे। तो ये टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो हमारे पास कम से कम दो, हाँ 2 हों, सही है। तो अगर वो कर सकते हैं, समझाने का मतलब ये कि भाई आप लोग भी कर सकते हैं, सही है। बस रीज़न ये कि उन्होंने थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट किया, मतलब अगर वो 13 साल में इस पोजीशन पे खड़े हैं ना, अच्छी इनकम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने और पीछे जल्दी स्टार्ट किया होगा। 4-5 साल पहले उन्होंने और पहले स्टार्ट किया, मतलब 8 साल 7 साल की उम्र में उन्होंने इस फील्ड में आ गए। और ऐसे लड़के थे बाकायदा, वो प्रॉपर उनको वेब मोबाइल डेवलपमेंट आती थी, मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए हुए थे, समझ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट किया है ना, तो अच्छे से पढ़ें, चीज़ों को एग्जीक्यूट करें और प्रोजेक्ट बनाएं। प्रोजेक्ट्स बना के जितनी आपकी लर्निंग होगी ना, वो आप क्लास में बैठ कर उतनी लर्निंग नहीं कर सकते, बहुत आपकी लर्निंग होगी। और माइंडसेट खुला रखें कि अपना काम करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और टीम वर्क अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत चीज़ें आराम से जो है ना हैंडल हो जाती हैं। तो कहाँ से बात निकली थी, भूल भी गया मैं। हाँ नहीं वो तो हो गया ना, मतलब ये मैंने जिक्र किस वजह से कर दिया था। MRO, अच्छा उसने कहा था ना MRO, मैंने कहा पढ़ लो, अच्छा कमा लो। सही समझ आ रही है। तो भाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सही है। डायमंड प्रॉब्लम समझ आ गई, ठीक है। तो MRO एल्गोरिथम है जो क्या है, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर है, उसकी मदद से रिजॉल्व होता है। अच्छा भाई, अब तकरीबन एक लास्ट ये हमारे पास एक्सरसाइज है, ज़रा इसका जवाब दें, फिर हम आगे चल रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे, ठीक है। जल्दी से इसको बताइएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ें, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका ये। अच्छा, उनमें से एक लड़का तो ऐसा भी था कि उसने अपना प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जैसे सेल्स के फ्लो हो गए, जैसे सैप है ना, सैप हमारे पास सॉफ्टवेयर है। और जिस तरह मैं काम करता हूँ जिस पे उडू, ये सॉफ्टवेयर है, ये सारी आपकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे HR रिलेटेड चीज़ें हो गई, अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें हो गई, सेल्स से रिलेटेड हो गई। तो उस बंदे ने उस तरह का पूरा खुद से कोडिंग करके पूरा डैशबोर्ड बनाया था। हर चीज़ उसके पीछे लॉजिक हैंडलिंग हो रही है उसकी सारी प्रॉपर तरीके से। हाँ अकाउंटिंग के लिए, लेकिन उसने इस तरह का खुद एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था।
उन्होंने अपना बनाया। हाँ, और उसका माइंडसेट क्या था, बोलते मैं इस पर थोड़ा काम कर रहा हूँ, टाइम लगता है, लेकिन जब प्रॉपर सॉफ्टवेयर बन जाएगा ना ये, मैं अपने क्लाइंट्स को ये सेल कर सकता हूँ। अभी तक के जो क्लाइंट्स हैं ना उसके पास जो रिक्वायरमेंट्स आई भाई इसी तरीके से मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, उसमें ये फीचर होना चाहिए, सारी उसने एक जगह नोट डाउन करके उसको जनरलाइज कर दिया है। तो उसने उसकी मदद से एक ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था। उसमें एडमिन एक्सेस भी है, सेल्स एक्सेस इसको देना है, अकाउंटिंग एक्सेस इसको देना है, मतलब प्रॉपर एक बड़ा ज़बरदस्त उसने डैशबोर्ड और सॉफ्टवेयर टाइप को बनाया हुआ था। ERP, हाँ एग्जैक्टली, ERP इसका गुड वर्ड है। ERP उसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ था, बहुत मतलब वर्सटाइल नहीं था, लेकिन उसने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें हैंडल की हुई थी, खुद से कोडिंग करके अकेले बंदे ने। और उम्र कितनी, वही 13-14 साल के करीब तकरीबन। सही है, तो अगर वो कर सकता है भाई और भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि डेडिकेशन और हिम्मत जो है ना, विल पावर होनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, करूँगा मैं। अच्छा, उसको PHP आती थी, उसने PHP यूज़ करके बनाया वो सारा जो सॉफ्टवेयर है, PHP की मदद से बनाया। आप लोगों को ये पाइथन आ रही है, आप लोग पाइथन को खुद एक्सप्लोर करें, जेंगो वगैरह पढ़ें। जेंगो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है फिलहाल, तो आप लोग जेंगो पढ़ें। और HTML, अच्छा अच्छा, सही सही। अब देखें ना, आइडियाज़ बहुत ही मैटर करते हैं, आइडियाज़ होंगे ना उस पर एग्जीक्यूशन। हाँ, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज दे रहे थे बकौल उनके कि अच्छा वो बड़ी अच्छी सर्विस है उनकी। जैसे कोई ब्रांड लॉन्च हुआ है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट करना अपना, अब उसके पास इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन उसको मालूम नहीं है किस तरीके से वो स्ट्रेटजी क्या होगी उसकी, किस तरह से वो ग्रो करेगा, किस तरीके से ऑडियंस लेकर आएगा, जो भी थी। तो वही लड़के क्या करते हैं, प्रॉपर कंटेंट मैनेज करते हैं, प्रॉपर उसकी पोस्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उसकी SEO वगैरह करते हैं, और उस क्लाइंट को हैंडल कर रहे होते हैं। तो जो ग्रोथ है उसको मतलब उनकी हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में, और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा भाई, चलें यहाँ देखें ज़रा, मैंने एक क्लास A बनाई है, सही है। क्लास A के अंदर एक मेथड बनाया सिंपल सा N1 करके, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दें। उसमें मैंने क्या रिटर्न कर दिया, सिंपल 20 रिटर्न कर दिया। अच्छा, क्लास B को मैंने बनाया और उसमें इनहेरिट कर लिया A को, सही है। इसके दो मेथड्स लिख लिए, M1 और M2, सही है। M1 और M2 मैंने लिख लिए, और M1 क्या रिटर्न कर रहा है 30, M2 क्या रिटर्न कर रहा है 40। C के अंदर सॉरी, C के अंदर क्या किया मैंने, B को इनहेरिट कर लिया, सही है। और एक और M2 बनाया और मैंने क्या किया, 20 को रिटर्न कर दिया, सही है। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब ज़रा देखिएगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज ऑब्जेक्ट A, ठीक है, मतलब क्लास A का ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, और मैंने इसको क्या किया, A लिखा, बस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको B, यहाँ पे कर सकता हूँ C, सही है। तो मैंने क्या किया, ABC क्लास के ऑब्जेक्ट बना लिए, उनको नाम दे दिए ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट B, ऑब्जेक्ट C, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे लें, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, बस मैंने उनको ये नाम दे दिया। अच्छा, अगर मैं अब यूँ करता हूँ, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, ऑब्जेक्ट A डॉट M1, सही है, प्लस ऑब्जेक्ट B डॉट M1 सॉरी M2 प्लस ऑब्जेक्ट C डॉट M2। तो क्या आंसर आएगा, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को, क्या किया है मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है, A का, B क्लास का, C क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट A M1, ऑब्जेक्ट A कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, A क्लास का ऑब्जेक्ट है, ज़रा देखें M1 है, इसके अंदर मेथड मौजूद है, मैंने क्या किया, इसको कॉल कर लिया, तो क्या देगा हमें ये लाकर 20। तो ऑब्जेक्ट A M1 की जगह कौन आ जाना चाहिए 20, B में कौन आएगा
40 आएगा ना भाई। देखें ऑब्जेक्ट बी कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट है, और इसको मैं कौन सा वाला मेथड, इसको कौन सा मेथड कॉल कर रहा हूँ, इसका मैं M2 वाला, और M2 में क्या मौजूद है भाई, 40 मौजूद है, तो यहाँ पे कौन आएगा 40, और जरा इसको बताएं इसमें क्या मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। ऑब्जेक्ट सी है ना, मतलब सी क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसका मैं M2 कॉल कर रहा हूँ, तो टोटल आंसर क्या बनना चाहिए इसका। हाँ भाई दोबारा देखें, M1 है क्लास ए का, कितना आ गया 20 आ गया, फिर क्या है ऑब्जेक्ट बी का M2 है, ठीक है, वो क्या देगा मुझे 40 देगा, तो 20 + 40 60, और फिर यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 20 मिलेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आंसर 80। सही है। बस एक छोटा सा समझाने के लिए एक चीज़ थी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यूज़ करते हुए किस तरीके से कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, सही है। सेकंड लास्ट टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने 3-4 चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, नहीं सॉरी एक चीज़ 2 चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, बताता हूँ क्या है। अच्छा भाई जरा इसको देखिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मतलब पॉली मतलब क्या होता है, वैसे एक से ज़्यादा चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा पॉलीमर, अगर केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें पॉलीमर होता है, मोनोमर होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर मतलब जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये कि एक से ज़्यादा फॉर्म्स, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स, किसकी फॉर्म्स अभी हम देखते हैं, ठीक है, समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, मेथड ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग है और ऑपरेटर ओवरराइडिंग है, सही है। तो मेथड ओवरराइडिंग तो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था ना हमने, मैं दिखा देता हूँ। हाँ जैसे क्लास ए है मेरे पास, एक पेरेंट क्लास है, उसमें एक मेथड लिखा हुआ है, ठीक है, और एक चाइल्ड क्लास है, उसमें भी वो मेथड लिखा हुआ है, सही है। अब मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं उस चाइल्ड क्लास को डॉट करके उस मेथड को कॉल करता हूँ, तो कौन सा वाला मेथड चलेगा, चाइल्ड का या पेरेंट का, चाइल्ड का चलेगा। पेरेंट वाली डेफिनेशन अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, मेथड हमने ओवरराइड कर दिया, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर होगा आप लोग देख लीजिएगा जाके नोटबुक के अंदर। तो मेथड ओवरराइडिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा भाई मेथड ओवरलोडिंग, अब जरा इसको समझिएगा, मेथड ओवरलोडिंग को पाइथन के अंदर मेथड ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है, जेएस के अंदर ये सपोर्टेड है, ठीक है। पाइथन के अंदर ये चीज़ सपोर्ट नहीं होती, ठीक है, सपोर्टेड नहीं है। अब कैसे नहीं होती देखते हैं इसको ज़रा। मैं यहाँ पे एक ना कोड लिख रहा हूँ सिंपल सा, फिर समझाता हूँ। अच्छा भाई इधर देखिएगा, मैंने क्या किया, मैंने एक शेप करके क्लास बनाई, ठीक है। अच्छा इसका मकसद मेरा ये था कि भाई जैसे अभी मैं दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करके चल रहा हूँ, एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास और एक क्या हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। मैंने 2 मेथड बनाए इसके अंदर, एक दोनों के नाम क्या है भाई, एरिया, दोनों के नाम क्या है, एरिया, सही है। लेकिन एक एरिया सर्कल का एरिया है और दूसरा एरिया जो है वो कौन सा एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया है। अगर आप लोग देखें तो मैंने फर्स्ट एरिया के अंदर रेडियस लिखा हुआ है, मतलब वो सर्कल का रेडियस है, सर्कल के एरिया की बात हो रही है, सॉरी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142, मैंने वो लिख दी, और आर स्क्वायर मैंने इसको इस तरह लिख दिया। आप चाहे तो डबल स्टेरिस करके यूज़ कर ले, रेडियस डबल स्टेरिस 2, बस इतना भी काफ़ी होगा, मैंने इसको इस तरह लिख दिया, एक ही बात है, सही है। बात समझ आ रही है भाई सबको, सिंपल सी चीज़ है। हाँ भाई
एहसन, सुफियान, क्लियर है? उवैस? अच्छा, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड का नाम भी एरिया है, लेकिन अगर आप लोग इसमें देखें मैंने इसमें एल और बी लिखा, मतलब लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, मतलब मुझे उससे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँगा, सही है? तो क्या ख्याल है, चलेगा या एरर देगा? हाँ भाई, मैं एक शेप बनाता हूँ एस इक्वल्स टू शेप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सही है, और मैं एस डॉट एरिया करता हूँ और उसमें रेडियस भेजता हूँ 3 सेंटीमीटर या 3 मिलीमीटर जो भी है। तो ज़रा समझिएगा, पहले मैंने क्या किया, शेप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको मैंने एस में सेव कर दिया, या नाम कुछ भी रख लें आप लोग। फिर मैंने क्या किया, मैं इसको हटाता हूँ, पहले मैं ये पहले चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब मैं बोलता हूँ एस डॉट एरिया, मुझे मेथड दिखा रहा है, मैंने एरिया लिखा और मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू पास कर दी, सही है, 3। अब होना क्या चाहिए था, ज़रा समझिएगा भाई, मैं कितना इनपुट भेज रहा हूँ इसको, कितना इनपुट भेज रहा हूँ, एक ना, और ये इनपुट क्या है, मतलब इनपुट की टाइप क्या, रेडियस को मैं कंसिडर करके भेज रहा हूँ। तो होना क्या चाहिए था, टेक्निकली ये 3 उठ कर आता और आके इस रेडियस में आके सेट होता और यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म होकर हमें आंसर मिल जाता। ऐसे ही होना चाहिए था ना, लेकिन पाइथन इस चीज़ को नहीं समझ सकता। समझिएगा, मैंने एरिया बनाया, एरिया नाम है ना फंक्शन का, मेरे मेथड का नाम क्या है, एरिया, और 2 मेथड हैं इस नाम के। तो पाइथन में आप कंफ्यूज हो जाएगा, पाइथन को नहीं समझ आएगा कि हमने कौन सा वाला मेथड कॉल किया है, दोनों के नाम तो सेम है, सही है, तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि उसको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि हम इनपुट कितना भेज रहे हैं, हम कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं, एक पास कर रहे हैं ना, तो मतलब एक कॉमन सेंस की चीज़ होती है कि भाई अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूँ तो आपको पता होगा कि भाई वो फर्स्ट वाला ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर मैं 2 वैल्यूज़ भेज रहा हूँ तो ये सेकंड वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन पाइथन के अंदर ये चीज़ सपोर्टेड नहीं है। तो देखिए जब से ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, एरर दे देगा, ये एरर देगा और क्या बोलेगा कि उसको एक आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रहा, मतलब देख रहे हैं बी बता रहा है ये हमें, तो ये कौन सा वाला मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है, एक्चुअली ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करने में लग गया, ये ऊपर वाले को छोड़ दिया इसने और नीचे वाले को एग्जीक्यूट करने में लग गया ये, सही है। तो ये समझ रहे हैं, मैंने जो 3 पास किया ना वो एल की जगह पास किया और बी मैंने अभी तक उसको नहीं दिया, समझ रहे हैं बात को? तो उसने इस वाली चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया या निगलेक्ट कर दिया, सही है। तो ये मसला आता है पाइथन के अंदर, ये ओवरलोडिंग कहलाती है। कि ओवरलोडिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए ना फंक्शन बनाते हैं, बहुत सारे मेथड बहुत सारे बनाते हैं, उसमें एक ही नाम दे देते हैं, सेम नाम दे देते हैं, जैसे एरिया हो गया। अब एरिया सर्कल का भी हो सकता है, रेक्टेंगल का भी हो सकता है, क्यूबॉइड का भी हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। लेकिन पाइथन क्या करेगा, सबसे लास्ट वाले को कंसिडर करेगा, बस जितने भी आपने ऊपर लिखे होंगे ना सेम नाम से, उनको कंसिडर नहीं करेगा, सही है। तो इसी वजह से एरिया को उसने कंसिडर ही नहीं किया, ठीक है। हालांकि करना चाहिए था, अगर हम एक इनपुट भेज रहे हैं ना तो उसको इतना इनफ इंटेलिजेंट होना चाहिए था कि वो समझ जाता कि रेडियस में हमने वैल्यू भेजी है एक इनपुट के भी हाफ पे, लेकिन नहीं करता, मतलब उसका बिहेवियर है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि पाइथन जो है मेथड ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको एक और वैल्यू भेज देता हूँ, लेट्स सपोज 3 और 4, तो मुझे क्या करेगा ये, मुझे ये इस वाली सॉरी इस वाले मेथड की वैल्यू सेंड कर देगा, समझ रहे हैं बात को? तो देख लो उसने 12 मुझे सेंड कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 उसने मुझे प्रिंट करवा दिया। मेथड ओवरलोडिंग पाइथन में सपोर्टेड नहीं है, लेकिन इसका एक जुगाड़ू तरीका है, ठीक है। इसका जुगाड़ है, वो क्या है हमारे पास, हम क्या करते हैं, वैसे ही एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट सपोज a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़ा था ये, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। अच्छा, अब सॉरी मैं समझाता हूँ, एक मिनट क्या कर रहा हूँ मैं।
अच्छा भाई ज़रा देखिएगा, मैंने कहा उसका एक जुगाड़ू तरीका है, मतलब हम उसको फिर भी पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर ओवरलोडिंग करवा सकते हैं। अब क्या होगा ज़रा समझिएगा, मैंने एक ही मेथड बना लिया, सही है, मैंने इसमें कितने पैरामीटर्स लिख लिए, 2 लिख लिए, एक ए और बी, और दोनों को मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दी 0 0 करके, सही है। अब ज़रा समझिएगा, मैं अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जब मैं एरिया को कॉल करूँगा, एरिया मेथड को कॉल करूँगा और उसमें एक नंबर भेजता हूँ मैं, ठीक है, करके दिखा देता हूँ मैं हाथ के हाथ। लेट सपोज मैंने एस इक्वल्स टू शेप की क्लास बनाई और मैं क्या करता हूँ, एस डॉट एरिया मुझे मिल रहा है, मैंने एरिया को सिलेक्ट किया और लेट सपोज मैंने 5 भेज दिया। अब जरा समझिएगा, मैं कितनी वैल्यू भेज रहा हूँ, 1 वैल्यू, मतलब 5 है वो वैल्यू और मैं एक ही वैल्यू भेज रहा हूँ। तो ये 5 किस में जाकर सेव होगा, ए में, फर्स्ट वाले पैरामीटर में सेव होता है, याद रखिएगा, बारी बारी काम होता है ना। तो ये 5 किस में सेव होगा, ए में, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 5 हो जाएगी, शाबाश। लेकिन बी अभी भी क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। मतलब समझिएगा, यूज़र ने क्या किया, यूज़र ने बी की वैल्यू पास नहीं करी, तो बी की वैल्यू क्या ऊपर सेव हुई हुई है, 0। मैंने कंडीशन क्या लगाई कि भाई अगर बी अभी भी 0 है तो मतलब यूज़र क्या भेज रहा है, रेडियस भेज रहा है, क्या भेज रहा है यूज़र, रेडियस। मतलब समझे, थोड़ी सी लॉजिक हमने अपनी मॉडिफाई कर ली, समझ रहे हैं। अगर यूज़र एक नंबर भेजेगा और वो एरिया कैलकुलेट करना चाह रहा है तो ऐसा सिर्फ हमारे पास किस में होता है, सर्कल के केस में होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने चेक किया, अगर मेरी बी की वैल्यू 0 है, मतलब यूज़र ने वो सेंड ही नहीं करी, वो प्रोवाइड ही नहीं करी, तो क्या करेगा, मेरा ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, सॉरी मेथड नहीं, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। और वो जो यूज़र ने वैल्यू भेजी वो किस में सेव हुई भी है, ए के अंदर सेव हुई भी है ना। देखें, ए मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी ए लिखना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखेंगे तो आपको फिर वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, सही है। तो क्या होगा, सिंपल वो मुझे आंसर दे देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ज़रा देख लें, मुझे वो एरिया निकाल के दे देगा सर्कल का, सही है। लेकिन इमेजिन करें कि यूज़र ने कहा कि भाई मुझे क्या करो, रेक्टेंगल का एरिया दे दो, और उसने लिखा 7 और 13, ठीक है, 7 और 13 उसने वैल्यू पास करी, तो अब क्या होगा, ए में कौन सेव होगा अब जाकर, 7, तो 13 किस में सेव होगा जाकर, बी में सेव हो जाएगा, समझ रहे। तो अब ना तो बी की वैल्यू 0 रही और ना ही ए की वैल्यू 0 रही, समझ रहे बात को। तो जब ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या बी 0 मिलेगा उसको, जब यूज़र ने 2 वैल्यू सेंड करी तो बी की वैल्यू भी 13 हो चुकी है। तो क्या, जब ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन क्या मिलेगी पाइथन को, फॉल्स, मतलब वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। और जब फॉल्स मिलेगी तो फिर वो एल्स के पास आएगा और उन वैल्यूज़ को लाएगा अपने पास, ठीक है। अच्छा, ये एल भी नहीं होगा, सॉरी, ये होगा ए और बी, सॉरी मैं गौर नहीं किया मैंने, ठीक है, ये ए और बी होगा ना, ठीक है। ए की वैल्यू लेकर आएगा और बी की वैल्यू लेकर आएगा, उनको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा मुझे, इसको, ये भी दोबारा एग्जीक्यूट, ये भी, ठीक है। तो देखें अब मुझे क्या हो गया, इस तरह से रेक्टेंगल का आंसर भी मिल गया। तो क्या हुआ, हमने अपनी थोड़ी सी लॉजिक को मॉडिफाई किया और हमने उससे फिर भी ओवरलोडिंग करवा ली, बात समझ रहे हैं। लेकिन प्रॉपर जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है वो पाइथन उसको सपोर्ट नहीं करता। समझ आ गई ये चीज़। तो मेथड ओवरराइडिंग पता था आप लोगों को, मेथड ओवरलोडिंग समझ आ गई है, ठीक है। ऑपरेटर ओवरराइडिंग, ठीक है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अब जब थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चले भाई, मैं लिखता हूँ यहाँ पे जल्दी से, हेलो और वर्ल्ड, सही है, प्लस लगा रहा हूँ मैं, क्या होने वाला है, हाँ, हेलो वर्ल्ड पूरा मर्ज होकर आ जाएगा, कंबाइन होकर आ जाएगा विदाउट एनी स्पेस, सही है। तो ऐसे ही इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर था। अगर मैं लिखता फॉर एग्जांपल 45 प्लस 92 या 93 कुछ भी, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता, इसका सम होकर आंसर मिलता, समझ रहे बात को। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं लिखता बूल 1 बूल 0, क्या आंसर मिलेगा, हाँ भाई क्या मिलेगा, एरर आ जाएगा ना, देख लें, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अच्छा, उसने 1 ही दे दिया। वैसे बूल 1 क्या होता है, ट्रू होता है, बूल 0 क्या होता है, फॉल्स होता है, हाँ, लॉजिकल ऑपरेशन था। तो उसने सिर्फ 1 को ही कंसिडर कर लिया। अब ऐसा क्यों हुआ देखना पड़ेगा इसको। खैर, आंसर आना क्या था, मैं असल में क्या करना चाह रहा था, मेरे दिमाग से खुद भी नहीं कर दिया, एक मिनट।
पता नहीं, खैर देखें, मैं माइंड में तो बताता हूँ। खैर होता क्या है कि हम किसी भी फ्लोट को, इंटीजर को सम करवा सकते हैं, और अगर हम वही प्लस ऑपरेटर यूज़ करें किस पर यूज़ करें, स्ट्रिंग पे यूज़ करें, तो मर्ज हो जाता है। सही है। एक और चीज़ देखें जल्दी से, छोटी सी, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाई और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, क्या मिलेगा मुझे? हाँ भाई जल्दी से बताएं। 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, हाई हाई हाई, ठीक है, 3 टाइम्स आ गया। स्ट्रिंग पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करे तो इस तरीके से बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैंने यही ऑपरेशन परफॉर्म किया होता, लेट सपोज 45 को मल्टीप्लाई करता 3 से, तो एक्चुअल आंसर मिलता मुझे। समझ रहे बात को? अगर समझिएगा, ये हम ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं ना, ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो हुआ क्या होगा, हमने एक फ्रैक्शन की क्लास बनाई थी, याद होगा आपको, उसमें हमने प्लस को बताया था कि प्लस का किस तरह यूज़ करना है, याद है ना सबको? प्लस का हमने यूज़ किया था, माइनस का यूज़ किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड, हमने सारे ऑपरेशंस का यूज़ किए थे। तो हमने क्या किया था वहाँ पर, हमने इन्हीं ऑपरेटर्स को तो ओवरराइड किया था। समझ रहे हैं बात को? अगर आप लोग इसको जाके मतलब देखिएगा, अभी तो इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आगे नंपाई स्टार्ट करना है। ये ऑपरेटर को आपने ओवरराइड किया है। समझ रहे हैं बात को? अगर आप अपनी कोई नई क्लास बनाएंगे ना, तो उसको नहीं पता होगा कि आप अगर उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाएं और दोनों के दरम्यान प्लस लगाएं, फॉर एग्जाम्पल। सही है। इसको इस तरह समझें कि भाई हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेट की क्लास बनाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी ना सबने, ज्योमेट्री, ये ग्राफ पढ़े सॉरी, उसमें क्या होता था, एक्स और वाई, दो हमारे पास उसके पॉइंट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स की क्लास बनाई, ठीक है, एक्स और वाई करके, हमने बल्कि बनाई हुई थी, शायद मुझे याद पड़ा था, शायद किया था हमने कुछ इस तरह का काम, नहीं किया, अच्छा खैर ठीक है। तो आपने क्या किया, उस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, एक का नाम ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, दोनों के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास है 4,7, सॉरी, और एक दूसरी वैल्यू है उसकी, ये ऑब्जेक्ट 1 है हमारे पास, ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर फॉर एग्जांपल 3,9 है, ठीक है। अब ये आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ये वाला डेटा सेव हुआ है और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ये नीचे वाला डेटा सेव हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, इनको प्लस करो, सही है। तो हमें समझ आ रहा है कि हम किस तरह प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर हम इसको खुद से करेंगे तो क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से बताएं। हाँ भाई, क्या हो गया, सम करें ना भाई, ये y के साथ प्लस होगा, ये x के साथ प्लस होगा, ठीक है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, और 7 + 9 कितना हो जाएगा, 16, सही है, ये आंसर बन जाएगा। लेकिन ये तो हमने खुद से किया ना। अगर याद रखिएगा, अगर हमने हमने मेथड देखा था, सॉरी, हमने कहाँ चला गया, खैर हमने एक मेथड देखा था, उस मेथड की मदद से हम क्या कर सकते थे, ऐड करके था, शायद _ऐड_, ठीक है। उस मेथड को अगर हमने अपनी क्लास में यूज़ नहीं किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसकी मदद से एरर मिलेगा, क्योंकि हमने उसको बताया ही नहीं है कि जब कोई हमारी बनाई हुई क्लास पर प्लस का ऑपरेटर यूज़ करे तो उसने बिहेव किस तरह करना है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर यूज़ करे तो उसने किस तरह बिहेव करना है, समझ रहे हैं। तो हमने खुद उसको डिफाइन किया था, सही है, फ्रैक्शन में हमने एक वाला काम किया था, उसको देखिएगा जाकर। तो ये क्या होती है, ये ऑपरेटर ओवरराइडिंग है, ठीक है, कि हम ऑपरेटर को क्या करते हैं, उसकी लॉजिक बता रहे होते हैं कि भाई तुमने इस क्लास के ऑपरेटर के साथ ये वाला काम करना है, सही है, समझ आ रही है बात। तो वही हमारा ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए ये वाला काम कर रहा है, और वही ऑपरेटर हमारा इंटीजर या फ्लोट के लिए उनको सम करके लाके दे रहा है, ठीक है। मतलब ओवरराइड हुआ ना ऑपरेटर, उसके अलग अलग जगह पे डिफरेंट बिहेवियर शो हो रहे हैं, तो ये क्या हमारे पास ऑपरेटर ओवरराइडिंग है, सही है, क्लियर हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हो गई यहाँ पे, सही है, कोई मसला, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में मैं आपको शुरू में बताया था कि भाई क्या है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स, ठीक है, एक चीज़ की एक से ज़्यादा एग्जिस्टेंस या फॉर्म्स। तो देख लें ज़रा, मैंने 2 मेथड लिखे थे एरिया के, ठीक है, मतलब हो गया ना, एक से ज़्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है हमारे पास, किसकी, उस मेथड की, ऑल्दो कि उसने काम नहीं किया, ठीक है, हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन ये क्या कहलाती है, ये पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आती है कि अगर आप एक चीज़ की जैसी और चीज़ें भी बना रहे हैं, या एक मेथड जैसा और मेथड बना रहे हैं, ठीक है, तो पाइथन के अंदर क्या होगा, वो चीज़ इस तरह से सपोर्ट नहीं करती,
तो हमने देख लिया हम उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर हमने ऑपरेटर में भी देखा कि भाई ऑपरेटर तो आपका एक है, ऑपरेटर तो एक है, लेकिन उस ऑपरेटर की एक से ज़्यादा फॉर्म्स हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा बिहेवियर शो कर सकता है, ठीक है। जैसे गिरगिट होता है ना, कभी कुछ रंग बदल रहा होता है अपने, तो इसी तरीके से प्लस ऑपरेटर भी हो गया हमारा कि अगर इंटीजर पे यूज़ करेंगे कुछ और काम करके देगा, अगर हम स्ट्रिंग पे यूज़ करेंगे तो कुछ और काम करके देगा, समझ रहे हैं। तो ये हमने क्या किया, असल में ऑपरेटर को ओवरराइड किया हुआ है, जब भी उसका डिफरेंट बिहेवियर हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है, कोई मसला। लास्ट चीज़ एब्स्ट्रैक्शन, और मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आज नंपाई स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा भाई, अब ज़रा एब्स्ट्रैक्शन समझिएगा। एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, वो इसके समझाने के डिफरेंट बिहेवियर है, ठीक है। तो मैं आपको एक अलग तरीके से इसको बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि हम ना जो हमारी मेन चीज़ होती है ना उसको शो करते हैं बस। फॉर एग्जांपल इसको समझिएगा, आप सबके पास मोबाइल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो आप क्या करेंगे, रिसीव या कैंसिल या मैसेज कर देंगे। 3 ऑप्शन होते हैं, शायद मैसेज का भी आ रहा होता है, भाई मैसेज करके बता दो कि मैं बिज़ी हूँ, या तो कैंसिल कर दो या तो रिसीव कर दो, सही है। बस इतना काम हमने कर लिया। ऐसे ही है ना, क्या आज तक किसी ने सोचा कि उसके पीछे की फंक्शनैलिटी काम कैसे कर रही है, उसके पीछे कोड किस तरह लिखा हुआ है? नहीं ना, मतलब वो चीज़ हमसे छुपी हुई भी है ना, हालांकि उसके पीछे पूरी लॉजिक लिखी भी होगी, हार्डवेयर के अंदर उसकी पूरी चीज़ मतलब पूरी लॉजिक लिख के उसमें सेव की भी होगी, तभी वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, सही है, सॉफ्टवेयर वगैरह पार्ट के अंदर उसके। तो लेकिन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी हुई है, और जो सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन है उसको शो ऑफ किया हुआ है, ठीक है। एक इसकी ये इसको मतलब इस तरीके से समझाया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम यही वाला काम कर रहे होते हैं, जो हमारा मेन काम है ना, जो हमें काम करवाना है, ठीक है, हम सिर्फ वो शो ऑफ करेंगे, बाकी चीज़ें क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। एक और एग्जांपल, हमारी कार है, कार का स्टीयरिंग है, उसके ब्रेक्स हैं, उसके बटन्स हैं, ठीक है। हर किसी के अलग फंक्शनैलिटी है। स्टीयरिंग क्या करेगी, टायर को यहाँ वहाँ करने के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। बटन्स क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल AC ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होगा, या स्पीकर सहारा को ऑन ऑफ करने के लिए, या LED को, सही है। तो बस इतना ही काफ़ी है ना। कभी हमने देखा भाई इसके पीछे अच्छा ये वाली वायर आ रही है, ये पहले बैटरी में जा रही है या फिर यहाँ जा रही है, कभी ऐसा किया हमने? वो हिडन होती है ना हमसे, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन छुपा दी गई है, जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको दिखा दिया गया है, बाकी चीज़ को छुपा दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आती है, सही है। अच्छा, एक ये कॉन्सेप्ट है इसका। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी हमने क्या किया था, देखिए समझिए, हमने पेरेंट क्लास को डील किया और हमने चाइल्ड क्लास को भी, चाइल्ड क्लास के अंदर उस पेरेंट को इनहेरिट किया, बहुत जगह पे इनहेरिट किया, सही है। अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ, समझिएगा इस बात को, कि भाई जो मेरी चाइल्ड क्लास है ना, जो मेरी चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास जब पेरेंट क्लास को एक्सेस करे तो कोई वहाँ पर हमें कंस्ट्रेंट लगाना है। क्या करना है, कोई कंस्ट्रेंट लगाना है। कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि भाई अभी हमने क्या किया, हम जैसे ही चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास का नाम मेंशन करते थे तो सारी की सारी चीज़ें ऊपर से उठ के नीचे आ जाती थी, नॉन प्राइवेट वाली रहती, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स ऊपर से नीचे आ जाते थे, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन क्या मैं वहाँ पर कुछ चीज़ छुपा सकता था? मैं प्राइवेट नहीं बना रहा चीज़ों को, लेकिन बगैर प्राइवेट बनाए मैं ऊपर से किसी चीज़ों को नीचे छुपा सकता था? नहीं कर सकता था, मतलब प्राइवेट बना के ही होता था। लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट की बात आ रही है, उसमें क्या होगा कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि जब आपकी चाइल्ड क्लास पेरेंट को इनहेरिट कर रही हो तो आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई अगर तुम्हारे पास ये चीज़ होगी तो ही तुम पेरेंट को इनहेरिट कर सकते हो, या मतलब नीचे वाली क्लास इनहेरिट कर सकती है, सही है। तो एक तरह से आपने रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, या कोई क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रेंट लगाने के लिए, प्रॉपर वर्ड यही है, आपने क्या किया हुआ है, ऊपर क्लास के अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, सही है। तो हम एब्स्ट्रैक्शन में हैंडल करते हैं। अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, लेकिन अभी समझें, कोड देख के और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अच्छा भाई, यहाँ देखिएगा, मैंने सिंपल सी एक वो 2 क्लासेस बनाई हैं, एक बैंक ऐप और दूसरी मोबाइल ऐप। अच्छे से पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिएगा। देखें, सपोज़ करें कि जो बैंक का डेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही है, वो डेटा किसी को भी इस तरह से नहीं दिया जा सकता। उसमें फॉर एग्जांपल क्या क्या है, जितने भी बैंक के यूज़र्स होते हैं, ठीक है, उन तमाम के ही वहाँ पे पिन्स मौजूद होती हैं, पासवर्ड मौजूद होते हैं मोबाइल ऐप्स के, ठीक है। इसके अलावा उनकी अमाउंट्स मौजूद होती हैं वहाँ पर, ऐसे ही है ना। तो डेटा इंपॉर्टेंट होता है, आपको डेटाबेस में ऑफकोर्स मौजूद है। तो लेट सपोज कि एक मैनेजर है, ठीक है, उसके पास मतलब वो बंदा काबिल भरोसा है, और उसके पास उन डेटा को एक्सेस करने का मतलब एक्सेस है, वो बंदा उस डेटा को एक्सेस कर सकता है लोगों के, चूँकि वो कोई मतलब गलत पर्पज़ से नहीं करेगा, वो सिर्फ कोई मतलब हो सकता है बग वगैरह आया हो, कुछ इस तरह की मामला तो जब भी वो एक्सेस कर रहा है। खैर, अब हुआ क्या कि वो जो बैंक की ऐप है ना, आपने क्या करना है, उस डेटा को अपने मोबाइल में भी फेच करना है। भाई हम जब अपने मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं अपना बैंक अकाउंट, तो हमारी डिटेल्स आ रही होती नहीं आ रही होती कि भाई आपके पास इतनी अमाउंट है, ये ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म करी है, सही है, सारी डिटेल्स आ रही होती है हमारे पास। तो अब अगर मुझे मोबाइल ऐप के अंदर उस डेटा को लेकर आना है, ठीक है, जो कहाँ पर मौजूद है, डेटाबेस के अंदर मौजूद है, सेफ मौजूद है बिल्कुल, ठीक है, और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब मुझे उस डेटा को उठाए कहाँ लेकर आना है, अपनी मोबाइल ऐप में लेकर आना है, या मुझे उसको वेब ऐप पर लेकर आना है, वेबसाइट पर लेकर आना है, क्योंकि मोबाइल की बैंक्स की वेबसाइट भी बनी हुई होती है, उस पर भी हम जाके अपना पोर्टल वगैरह एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो डेटा मुझे उधर भी लेके जाना है, बात समझ रहे हैं आप लोग। और वो डेटा किस तरह का, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है। अगर हमने सिंपल इनहेरिटेंस वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो क्या होगा, हर कोई उस डेटा को एक्सेस कर लेगा, सही है, हर एम्प्लॉय क्या कर लेगा, उस डेटा को एक्सेस कर लेगा, और डेटा चोरी भी हो सकता है आराम से अगर हमने उसको इसी तरह से छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता है कि हम क्या करेंगे, डेटा को उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, ठीक है, उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई तुम्हारे पास लेट सपोज एक सिक्योरिटी का फीचर होना चाहिए। अगर तुम मोबाइल ऐप के अंदर उस डेटा को लेकर आना चाह रहे हो, या वेबसाइट पर उस डेटा को लेकर जाना चाह रहे हो, तो कोई एक सिक्योरिटी का फीचर तुम्हारे पास होना चाहिए, कोई कोड हो, ठीक है, कोई लॉजिक हो जो क्या करे, अटैक से बचाए, मतलब उस डेटा को लीक होने से बचाए, या कोई हैकर उस पर अटैक करके उस डेटा को एक्सेस ना कर ले। सही है, इतना बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेटा आपका इंपॉर्टेंट है, उस डेटा को मुझे मोबाइल में लेकर आना है, मोबाइल ऐप के अंदर, ताकि यूज़र लॉगिन हो तो उसको डिटेल शो हो सके अपनी, और जब वेबसाइट में लॉगिन हो तो उसको वहाँ भी अपनी डिटेल शो हो सके। मतलब डेटा डेटाबेस में मौजूद है, वहाँ से हमें उस डेटा को लेकर आना है इन 2 जगहों पे, या और भी जगह हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अभी ज़रा देखिएगा, मैंने क्या किया, सिंपल एक बैंक की एप्लीकेशन बनाई है, इसमें मैंने डेटाबेस का एक मेथड बना लिया सिंपल सा, और इसमें क्या लिख दिया, कनेक्ट टू डेटाबेस, ठीक है। सिमिलरली एक मोबाइल ऐप का मेथड क्लास बनाई, और उसमें किसको इनहेरिट किया मैंने, बैंक ऐप को इनहेरिट कर लिया, जिस तरह अभी तक इनहेरिट करते आ रहे हैं। मोबाइल लॉगिन एक मेथड बना लिया सिंपल सा, और उसके अंदर ये मैसेज लिख दिया, ठीक है। अब तो देखिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं क्या करूँगा, चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट सपोज मैं लिखता हूँ M1 मोबाइल 1, ठीक है, इक्वल्स टू मोबाइल ऐप, और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, सही है। अभी सिंपल है, कोई सिक्योरिटी फीचर मौजूद नहीं है अभी, सही है। अगर मैं करता हूँ M1 डॉट डेटाबेस, ठीक है, अच्छा डेटाबेस की प्रॉपर लॉजिक होगी, ठीक है, डेटाबेस के मेथड के अंदर प्रॉपर लॉजिक होगी, उसमें कोड लिखा हुआ होगा, हम बताएंगे कि भाई ये मेथड मतलब ये जो लाइन क्या कर रही है, हमारे उस डेटा को फेच करने में हेल्प करेगी, प्रॉपर एक लॉजिक होगी, ठीक है। मैंने सिंपल सी प्रिंट की लाइन लिखी हुई है। मैं क्या करता हूँ, अब इसको इमेजिन करिएगा रियल लाइफ के अंदर, डेटाबेस मेथड के अंदर मेरे पास वो सारी लॉजिक लिखी हुई है, क्या करेगी, मुझे डेटाबेस से कनेक्ट होने देगी, समझ रहे हैं। उस डेटाबेस का एक्सेस किसके पास था, उस मैनेजर के पास था, जो क्या था, उस मतलब काबिल भरोसा बनता था, और उसको एक्सेस मिला होता डेटा का, ठीक है। वो डेटा के साथ मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, डेटा मैनिपुलेट कर सकता था, ठीक है, या उसको मैनेज कर सकता था डेटा को, ठीक है। और उस मैनेजर के अलावा या उस पूरी टीम के अलावा किसी को उस डेटा का एक्सेस नहीं था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि एक चाइल्ड क्लास बनाई गई, उसके अंदर इनहेरिट किया गया उस पेरेंट क्लास को, ठीक है, जिस क्लास की मदद से
वो डेटा को एक्सेस करते थे। सही है, तो क्या होगा, क्या अब मैं बैठ के भी इस डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता हूँ? नहीं समझे, देखें दोबारा समझ लें। भाई डेटाबेस एक मेथड बना हुआ जो क्या करेगा, एक क्लास है बैंक ऐप करके, उसमें डेटाबेस करके एक मेथड बना हुआ, उसमें लॉजिक लिखी हुई है कि आपको ये लॉजिक क्या करेगी, डेटाबेस से कनेक्ट कर देगी। और डेटाबेस के अंदर आपका कस्टमर्स का डेटा मौजूद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, किसी को इसका एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन ये डेटाबेस की जो लॉजिक है ना, ये क्या कर सकती है, आपको कनेक्ट कर सकती है उस डेटाबेस के साथ। आप वहाँ से डेटा को उठा के लेकर आ सकते हैं, डेटा को उसमें कुछ ऐड करवा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, XYZ, या कुछ चेंज कर सकते हैं डेटा के अंदर। ये लॉजिक आपकी यहाँ पे डेटाबेस के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब हुआ क्या, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास बनाई गई, चाइल्ड क्लास, उसमें उस बैंक ऐप को इनहेरिट कर लिया। सही है, तो जब बैंक ऐप को इनहेरिट करेंगे, मुझे बताएं क्या डेटाबेस का मेथड भी एक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता बैंक ऐप के अंदर, मोबाइल ऐप के अंदर? मतलब अब मोबाइल ऐप का यूज़र भी क्या कर सकता है, उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। और सिर्फ एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें चेंज कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, कुछ डेटा जो है मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बड़ी ये ख़तरनाक बात है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी कि भाई अगर आप उस डेटाबेस से डेटा को लेकर आना चाह रहे हो ना कस्टमर का, तो आपके पास कुछ लॉजिक हो कि उस लॉजिक की मदद से क्या हो, यूज़र के पास फर्दर एक्सेस ना हो, सिर्फ देखने का एक्सेस तो हो, ठीक है, लेकिन चेंज करने का उसको एक्सेस ना हो, डिलीट करने का डेटा को डिलीट करने का एक्सेस मौजूद ना हो, ठीक है। तो अभी जरा देखिए, मैं डेटाबेस में यहाँ पे कॉल करता हूँ, डेटाबेस का मैसेज में मिल रहा है, मतलब मैं क्या हो सकता हूँ, मैं डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता हूँ, ठीक है। और इस तरह कनेक्ट नहीं होने दिया जाता। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम ABC, इंपोर्ट ABC और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, ये ABC क्या है, ये आपकी एब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये होमवर्क करने पे दिखा भी है, एब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास मतलब एक ये पूरी मॉड्यूल बना हुआ है, पूरा एक कोड फाइल में मौजूद है, ठीक है। क्या हुआ, उसकी मदद से हमने एक ABC को इनहेरिट कर लिया। ABC भी यही है आपका, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास। और इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको इनहेरिट कर लूँगा। सही है, मतलब ये क्या है, हमारे पास ABC फाइल है कोई, ठीक है, ABC फाइल का नेम है, ठीक है, शॉर्टकट में लिखा हुआ उसको, एब्स्ट्रैक्शन बेस क्लास को शॉर्ट में लिखा हुआ है ABC। उसके अंदर हमारे पास एक ABC करके क्या बना हुआ है, कोई क्लास बनी हुई है जिसके अंदर सारा क्या है, सिक्योरिटी का फीचर लिखा हुआ है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम कंस्ट्रेंट लगाने जा रहे हैं। असल में मैंने आपको बताया था ना, मैं क्या करूँगा, जब भी कोई बंदा मुझसे बोले मुझे डेटाबेस से कनेक्ट होने दो, तो हम क्या बोलेंगे, भाई तुम पहले ये वाले काम करो, फिर तुम डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हो। मैं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहा हूँ, कुछ उस पर कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, मैंने पहले तो उस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, सही है, एक काम हो गया। अच्छा, दूसरा काम मैं क्या करूँगा, मुझे जो भी मुझे उससे मेथड को इम्प्लीमेंट करवाना है ना उसके कोड के अंदर, मैं उस मेथड का नाम यहाँ पे लिखूँगा। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ डेफ, और मेथड का नाम मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी सेल्फ कॉलन करके, और इसको फिलहाल मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा मेथड बनाया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डेकोरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो मैंने ऊपर इनहेरिट किया था। सही है, ये बात समझ आ रही है। दो काम किए मैंने, पहले तो मैंने इस चीज़ को लिखा और ABC क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया, ठीक है। होगा क्या, इसकी वजह से अब मैं नीचे वाली क्लासेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ, ठीक है, नीचे वाली क्लासेस को पाबंद कर सकता हूँ किसी काम को करने का, ठीक है। इससे पहले हमने इतनी ऊप पड़ी है, कहीं पे भी हमने कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, डायरेक्ट इनहेरिट हो रहा होता था। अभी इतनी सारी हमने केसेस देखे, डायरेक्ट इनहेरिट कर सकते थे नीचे क्लासेस के अंदर। लेकिन अब की मरतबा क्या करने वाले हैं हम ये करेंगे कि भाई हम नीचे वाली क्लासेस को पाबंद कर देंगे, भाई तुमने ये चीज़ करनी है तो ही तुम क्या कर सकते हो, इस कोड को, हमारे डेटाबेस वाले मेथड को एक्सेस कर सकते हो। तो हम नीचे वाली क्लासेस पे क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट लगाने जा रहे हैं, सही है। अच्छा, तो मैंने उसके लिए क्या किया, एक काम तो मैंने ये किया कि मैंने ABC को इनहेरिट कर लिया। दूसरा काम क्या किया कि मैंने जो भी अपनी सिक्योरिटी का फीचर लिखा हुआ है ना, सिक्योरिटी का कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर क्या यूज़ कर लूँगा, @abstract मेथड। ये कहलाता है डेकोरेटर। क्या कहलाता है, @ करके जब हम स्टार्ट करते हैं तो डेकोरेटर कहलाता है ये।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बहुत इस तरह के डेकोरेटर हमें देखने को मिलते हैं, सही है। अच्छा खैर, अब ज़रा समझिएगा, पहले तो सिंपल से मैं क्या कर पा रहा था, मैं मोबाइल ऐप के अंदर बैंक ऐप को इनहेरिट कर पा रहा था, ऐसा ही है ना भाई अरसलान, सही है। अब ज़रा देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ एग्जीक्यूट, और जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने लगूंगा ना चाइल्ड क्लास का, इनहेरिट तो हुआ भाई बैंक ऐप मेरे पास, बैंक ऐप जो है देखें क्लास का नाम है ना, वो इनहेरिट हुआ हुआ मेरे पास यहाँ पर मोबाइल ऐप के अंदर। लेकिन अब जब मैं उसकी ऑब्जेक्ट बनाने लगूंगा तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास मोबाइल ऐप विदाउट एन इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिक्योरिटी। सिंपल वर्ड्स में हमने क्या कर दिया, नीचे वाली चाइल्ड क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पाबंद कर दिया कि भाई जब तक के तुम, ठीक है, ये वाला मेथड हमने सिक्योरिटी के ऊपर लगाया ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो वो सिक्योरिटी का नाम लेकर आ रहा है, देखें सिक्योरिटी। अगर मैं कुछ और नाम रख दूंगा तो वो उसी क्लास का नाम लेकर आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपकी जो चाइल्ड क्लास है ना, चाइल्ड क्लास के अंदर सिक्योरिटी का मेथड मौजूद नहीं है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि यूज़र अगर उस डेटा को एक्सेस कर ले डायरेक्ट, ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए डायरेक्ट, तो क्या कर सकता है, वो उसको मैनिपुलेट करके सारा डेटा ख़राब कर सकता है, ठीक है, या जो भी उसकी नीयत हो वो कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई जब तक कि आपके पास ये वाला कोड नहीं होगा ना, ठीक है, जब तक कि आप उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। थोड़ी बात समझ आ रही है। तो हमने क्या कर दिया, नीचे वाली क्लास को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नहीं समझ आ रही, देखें क्या समझ नहीं आ रही, पहले ये बताएं। देखें इसका पर्पज़ है सिंपल, इसको बस ये समझें कि अभी आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देखा है। हम सिंपल चाइल्ड क्लासेस के अंदर पेरेंट को इनहेरिट कर होते थे, एक पेरेंट भी था, दो भी थे, तीन भी थे, एंड सो ऑन, बहुत सारे सिनेरियोज हमने देखे। हमने वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई थी, क्यों? चूँकि हमारी ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल सा कोड था, सिंपल कोड को हमने वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। लेकिन जब आप किसी बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो क्या होता है, आपका जो डेटा है ना, वो कहा जाता है डेटा इज़ ऑयल इन दिस एरा। डेटा आपका ऑयल की मानी है, मतलब अरबों ने जो तरक्की करी है वो किससे करी है, ऑयल से करी है। अब वो डेटा के तौर पे मतलब ट्रीट होता है, डेटा आपका वो ऑयल बन चुका है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है डेटा कि आपने अगर उसको किसी फजूल मतलब जगह उसका एक्सेस दे दिया ना, तो आपका वो मतलब जो एक रीच होने वाला फैक्टर था वो गया आपका, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में कि भाई डेटा आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके यूज़र्स का डेटा मौजूद है ना, भले वो कोई बैंक हो या कोई बड़ी फर्म हो, ठीक है, ये लोग अपना डेटा कभी भी हरगिज़ नहीं प्रोवाइड करते। आपने उसको क्या करना है, उसका एक्सेस छुपाना है। भाई देखें, जब भी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं ना, क्लासेस की मदद से ही काम होता है। पहले बात तो ये समझ लें, आपके पास एक मेन क्लास बनी हुई है बैंक ऐप करके, या कुछ भी नाम है उसका XYZ, उसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स लिखे हुए हैं जिससे आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, डेटा लेकर आ सकते हैं, डेटा में कुछ चेंज कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, XYZ। उस क्लास के अंदर आपके सारे मेथड्स मौजूद हैं, ठीक है। अब लेकिन समझिएगा, हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो इस वजह से पढ़ा था ताकि इनहेरिटेंस का फ़ायदा जब होता है हमें कि लेट सपोज आपको एक मेथड है, उस मेथड को आपको बार बार यूज़ करना है। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, कोर्सेरा हो गई या कोई वेबसाइट हो गई आपकी यूडेमी वगैरह, इस पर डिफरेंट तरह के लोग जाते हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर्स हो गए, ठीक है, एडमिन के बंदे हो गए जो उसको मैनेज कर रहे होंगे, और तीसरा कौन है, स्टूडेंट्स हैं। ऐसे ही है ना, 3 टाइप के पीपल्स हैं। क्या ख्याल है, जब तीनों जाएंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उनको, अगर उन्होंने अभी तक साइन अप ही नहीं किया हो, सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो तीनों लोगों के लिए साइन अप की फंक्शनैलिटी सेम हो गई। अच्छा, साइन अप कर लिया तीनों ने, ठीक है, फिर क्या होगा, लॉगिन करने का बोलता है। साइन अप के बाद क्या होता है, वो बोलता है अब आप लॉगिन करें, सही है। तो लॉगिन भी क्या है, स्टूडेंट भी करेगा, टीचर भी करेगा, और एडमिन का बंदा भी करेगा, सही है। तो लॉगिन भी करना पड़ेगा। अब देखिए, 2 फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, और भी बहुत सारी हो सकती है, 2 फंक्शनैलिटीज़ हर किस्म के बंदे के लिए अलग है ना, सॉरी सेम है, मतलब डिफरेंट पीपल के लिए दोनों फंक्शनैलिटीज़ क्या है, सेम है। तो जो सेम फंक्शनैलिटीज़ होती है ना, उसका क्या किया जाता है, उसकी एक मेन क्लास बनाई जाती है और उसमें सारा कोड उठा के वहाँ लिख दिया जाता है। बात समझ रहे हैं। अब क्या होगा, आपने कोई मेन क्लास बनाई, उसमें ये आपने साइन अप वाला और लॉगिन वाला कोड लिख के वहाँ पे रख दिया। अब आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, एक आपने इंस्ट्रक्टर की क्लास बनाई, एक आपने एडमिन की क्लास बनाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको भी साइन अप और लॉगिन वाला फीचर प्रोवाइड करना है, सही है ना। तो क्या करेंगे, आप ऊपर से इनहेरिट कर लेंगे स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट के अंदर भी उसको इनहेरिट कर लेंगे, साइन अप और लॉगिन वाले फीचर को, साइन अप लॉगिन वाले फीचर को इंस्ट्रक्टर के लिए भी इनहेरिट करेंगे और एडमिन के लिए भी कर लेंगे, सही है। ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था।
ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं था हमें, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल वेबसाइट की फंक्शनैलिटी होती है, इस तरह से काम होता है। अब ज़रा समझिएगा, ये वेबसाइट के यहाँ से हमने देखी, अगर आपका यही सिनेरियो होता किसी बड़ी फर्म के साथ, ठीक है, जहाँ पे डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब क्या होता, आपने एक क्लास बनाई हुई है, उसमें आपने सारे मेथड्स लिखे हुए हैं जो क्या करेंगे, आपका डेटा डेटाबेस में मौजूद होता है ना, वो मेथड क्या करेंगे, आपको डेटाबेस से कनेक्ट होने का एक्सेस दे देंगे। अब आप डेटा फेच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ, आपको उस क्लास में वो डेटा मिल गया, डेटा नहीं मिल गया सॉरी, उस क्लास के अंदर डेटाबेस से कनेक्ट होने का मेथड मिल गया, वो जो हमने डेटाबेस के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ फिलहाल। इतना बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी ये मेन क्लास है, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, अब आप इस मेन क्लास को यूज़ करके अब एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, एक आप वेबसाइट बना रहे हैं उसी बैंक की, तो मुझे बताएं क्या उस डेटा को आपको मोबाइल ऐप में शो कराना नहीं करवाना? भाई हर यूज़र के लिए तो करेंगे ना, मैं लॉगिन हो रहा हूँ मेरा डेटा आएगा, आप लॉगिन हो रहे हो आपका डेटा आएगा मोबाइल ऐप के अंदर, वेबसाइट में इसी तरीके से होगा। मतलब आपको क्या करना है, डेटा बेस से अल्टीमेटली कनेक्ट होना पड़ेगा, जब भी वो डेटा फेच करके लेकर आएंगे आप, मोबाइल में भी और वेब में भी, सही है। लेकिन डेटाबेस से कनेक्ट होने का कोड कहाँ पर पड़ा हुआ आपके पास, इस बैंक ऐप के अंदर मौजूद है। इतनी बात समझ रहे हैं? आप जरा यहाँ पे दोबारा समझिएगा, अगर सिंपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया जाए ना, बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों होगा? सिंपल इनहेरिटेंस से जरा समझिएगा, आप डायरेक्टली उस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे और फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, सही है। आप अपनी मर्जी से देखें, आपने जब बैंक ऐप को यहाँ पे इनहेरिट किया ना, तो क्या हो रहा है, आपके पास डेटाबेस का मेथड मौजूद है जो आपको डेटाबेस से कनेक्ट कर देगा डायरेक्ट। अब आप मोबाइल ऐप के अंदर भी आप सारा डेटा लेकर आ रहे हो, सही है। अब वो डेटा आप लेकर तो आ गए, लेकिन आप इस पर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसको डिलीट भी कर पा रहे हैं, डेटा को चेंज भी कर पा रहे हैं। लेट्स सपोज कोई बंदा इस तरह से उसने एक्सेस किया और उसने सारी पिन्स चेंज कर दी मोबाइल की, हाँ ATM की पिन्स होती है ना, वो उसने चेंज कर दी, या मोबाइल ऐप के पासवर्ड सेव होते हैं उनके पास डेटाबेसिस के अंदर, वो चेंज कर दिए। समझ रहे हैं बात को? अभी मसला हो जाएगा, मतलब हर किसी को उस मेन डेटाबेस का एक्सेस नहीं दिया जा सकता। तो आपको क्या करना है, एक रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी नीचे वालों की क्लासेस को। उनको डेटा तो चाहिए, मजबूरी है उनको डेटा प्रोवाइड करना, समझ रहे हैं। लेकिन आपके पास कोई ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि भाई आप जब डेटा एक्सेस कर रहे हैं ना, तो आप डेटा एक्सेस करते हुए सिर्फ व्यू का फीचर जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, उसमें कोई डेटा ऐड नहीं कर सकते फर्दर डेटाबेस के अंदर। बात समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो आपको नीचे वाली क्लासेस में क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा कि भाई आप पहले तो ये कोड लिखो, उस कोड की मदद से क्या होगा, आप सिर्फ डेटाबेस को एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन सिर्फ किसके लिए, डेटा फेचिंग के लिए बस। आप उस डेटाबेस का ना तो डेटा डिलीट कर सकते हैं, ना ही डेटा को चेंज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगानी नीचे वाली क्लासेस में। तो इस तरह के फीचर के लिए फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ताकि आप अपनी चाइल्ड क्लासेस को बाइंड कर दें या बाउंड कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई तुम जब तक ये कोड नहीं लिखोगे, जब तक कि तुम मेरा मेथड मेरी मेन वाली क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते। अब फ़ायदा क्या हो रहा है इसका, जब वो मेथड लिखेगा ना, जब वो मेथड लिखेगा, उस मेथड को जब वो लिखेगा तो क्या होगा, अब डेटाबेस से कनेक्ट तो हो सकता है वो, लेकिन उसका मेथड क्या करेगा, उसको रोक देगा, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि उसकी वो डेटा को फेच करे और उसके साथ कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत समझ आ रही है किस तरीके से बता रहा हूँ मैं? तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ABC क्लास को इंपोर्ट करके यहाँ पे इसको पहले तो इनहेरिट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेथड होता है ना, जहाँ पे अपनी लॉजिक लिखी हुई होती है हमने, उस पर हम ये @abstract मेथड का क्या कहा था, डेकोरेटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अब चाइल्ड क्लासेस तक पाबंद हो जाती है कि भाई तुमने अब ये वाला मेथड इम्प्लीमेंट करना ही है, जब ही तुम डेटाबेस से कनेक्ट हो सकोगे, अदरवाइज तुम कर ही नहीं सकते उसको एक्सेस। समझ रहे हैं बात को? तो देखें मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको सिंपल इनहेरिट करके दिखाया, इनहेरिट हो रहा था वो, लेकिन अब जब मैं इसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो क्या बोल रहा है भाई कि जब तक कि तुम सिक्योरिटी का मेथड अपने पास इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, सही, जब तक कि तुम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो सकते, सही है। तो क्या करना पड़ेगा, अब मैं वही काम करता हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी और मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा अभी भी एरर दे रहा है, एक मिनट देखते हैं क्या मसला आ रहा है। सही है, तो क्या
क्या करना है, बस मैंने यहाँ से इस चीज़ को हटाना है। सही है, मैंने क्या किया, वही वाला मेथड जो है ना, जो ऊपर क्लास में बना हुआ था सिक्योरिटी का, मैंने उसी नाम से एक नीचे मेथड बना दिया। और ऑफ कोर्स इसकी प्रॉपर लॉजिक होगी। सही है, अभी जैसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसकी प्रॉपर लॉजिक होगी। इसको एग्जीक्यूट किया और अब देखिएगा हमारा एरर रिजॉल्व हो चुका है। अब मतलब क्या है कि अगर मैं m1 डॉट डेटाबेस करूँगा तो मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता हूँ। लेकिन अब की मर्तबा मैंने जो मेथड लिखा है ना सिक्योरिटी का, मैंने उसमें वो सारा कोड लिखा हुआ है कि भाई मैं क्या करूँगा, सिर्फ डेटाबेस से डेटा लेकर आऊँगा। मैं डेटाबेस के डेटा को एक्सेस करके उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। मतलब मैं कोई कुछ डिलीट नहीं कर सकता, किसी के जो इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। अब मुझे इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करने का एक्सेस है। क्यों? चूँकि मैंने खुद अपनी क्लास का ना मेथड लिखा है सिक्योरिटी। और ये ज़रूरी कहाँ से हुआ, ये आपका पेरेंट क्लास के अंदर हुआ जब आपने उस मेथड के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेटर कॉल किया। समझ आ रही है? तो ये आपकी एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप स्पेसिफिकली बैंक्स में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे ऊप कंप्लीट हो गई है। सही है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर हम जी नम पाएगा स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, बोलें। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड दूसरी क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, आपकी मेन क्लास में होगा, जो पेरेंट क्लास है ना उसमें आपने यूज़ करना है। बस इसको ये समझ लें, जिस क्लास में आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ किया ना, अब वो क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती दूसरी क्लासेस के अंदर। ठीक है, अगर वो इनहेरिट करना चाह रहा है आपकी क्लास को, तो फिर वो उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा तो ही आपकी क्लास को एक्सेस कर सकता है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अब भले आप चाहें, आपके पास 10-12 क्लासेस हैं, आप किसी पे भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। और उसकी जो चाइल्ड क्लास होगी ना, फिर उस क्लास की जो चाइल्ड क्लास होगी उसको मेथड इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं किया। नहीं। तो ये तो मेरी ऑलरेडी चाइल्ड क्लास है ना, इस चाइल्ड क्लास की पेरेंट कौन है, बैंक है पे, मैंने उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब लेट सपोज आपने कोई 10 क्लासेस बनाई, आप चाह रहे हैं कि आपकी 9वीं क्लास जो है ना, वो जब वो इनहेरिट हो 10th क्लास के अंदर, तो वहाँ पर आपके पास ये सिक्योरिटी का फीचर हो, तो आपने 9th क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके ये वाला काम कर देना है। तो 10th क्लास आपकी फिर जब ही बनेगी जब आपका उसमें वो वाला फीचर इम्प्लीमेंट हुआ होगा। सही है, मुझे पता है थोड़ा सा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन इतना कोई यूज़ नहीं होता ये। ठीक है, इतना इसका यूज़ नहीं है। अगर आप हाँ बैंक साइड पे जाते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट वाली फील्ड में जाते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ और अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिलेगी। बस इसका इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। कोई क्वेश्चन? जी भाई, कोई मसला, कोई सवाल, कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो?